लास्ट क्लास हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर था, और मैंने बताया था कि बहुत सारे पर्टिकुलर कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर पाने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सफल नहीं रहा था। तो उनके जो भी लिमिटेशंस लगभग रहे हैं, जो कमियां रही हैं, उनको दूर करने के लिए एक थ्योरी और आई थी जो हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है, जिसको लिगेंड फील्ड थ्योरी कहते हैं, जिसमें पर्टिकुलर लिगेंड फील्ड के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन उसके बाद जो आई थ्योरी, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नाम से स्पष्ट हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स को हमेशा से क्रिस्टल की तरह देखता है, क्रिस्टल के फॉर्म में देखता है। और क्रिस्टल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है उसमें पाया जाने वाला उसका आयन। आप ये जानते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी क्रिस्टल जो है, बेसिकली आयनिक क्रिस्टल जो रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मिलने से बनता है। तो ये ही कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अप्लाई किया गया था। इसे देने वाले तीन साइंटिस्ट का मैंने नाम यहाँ पे दिया है। सबसे पहले जिस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था उसमें से एच बेथे और जे एच वैन व्लेक था, जिन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दिया था 1956 में। लेकिन इसके बहुत सारे जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं क्रिस्टल में पाए जाने वाले या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में पाए जाने वाले, जो और अदर प्रॉपर्टीज हैं, उसके स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बाद में एक और साइंटिस्ट ने इसे दिया जिसका नाम था लेस्ली ऑर्गल। इन्होंने इसके और पर्टिकुलर जो फील्ड इफेक्ट है उसके एक्सप्लेन किया था, इसमें इसका भी योगदान माना जाता है। अगला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पर्टिकुलर पॉस्टुलेट्स। वैसे पॉस्टुलेट बहुत सारे हैं, लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है। तो सबसे पहला आता है ये कि द मेटल आयन एंड लिगेंड एक्ट एज एन अ पॉइंट चार्ज एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई मेटल लिगेंड बॉन्ड आर 100% आयोनिक। इसका कंसेप्ट पहला मैंने आपको बता दिया था कि एच बेथे और आइवन ब्लैक के अनुसार ये कहा गया कि जितने भी प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे उसमें मेटल और लिगेंड के बीच पाया जाने वाला बॉन्ड 100% आयोनिक होगा। इसका मतलब ये माना गया कि मेटल आयन को पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा और लिगेंड को नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। भले उसमें चार्ज हो या ना हो, लेकिन उसमें चार्ज होने की प्रॉपर्टी या पॉजिटिविटी वाली प्रॉपर्टी मेटल में और नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी जो है वो लिगेंड में अप्लाई किया गया। दूसरा, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। ये कहा गया कि मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग जैसा प्रोसेस नहीं होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड क्रिएशन के लिए ओवरलैपिंग मस्ट होता है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं करता। उनका कहना केवल इतना है कि मेटल एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा और लिगेंड एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा, उनके ऑर्बिटलों के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब वो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की थ्योरी को अप्लाई नहीं करते, जिससे ओवरलैपिंग होने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल माना जाता है। अगला आता है द डी ऑर्बिटल ऑन द मेटल विच वेयर ऑफ द मेटल वेयर ऑल ऑफ द सेम एनर्जी। उनका कहना यह है कि जो मेटल में पाए जाने वाला डी ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें पहले पूरी की पूरी एनर्जी जो होती है वो इक्वल मानी जाती है। जबकि आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पहले जो कंसेप्ट पढ़ा होगा उसमें देखा होगा 5 ऑर्बिटल में से 3 की ऊर्जाएं अलग, 2 की ऊर्जाएं अलग होती है। शुरू में तो अभी सभी की ऊर्जा इक्वल मानी जाती है, और उसके बाद ये माना जाता है कि जब किसी पर्टिकुलर मेटल में जो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को अपने पास रखते हैं उसमें जब कोई पॉइंट नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड आता है तो उसकी डीजेनरेसी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका मतलब उनकी इक्वलेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल वो डिस्ट्रॉय होता है और वहां से उसमें स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है। स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि उनके ऊर्जा ऑर्बिटलों या ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में विभाजन पाया जाना, ये कहलाता है स्प्लिटिंग, जिस पे हम आगे और चर्चा करेंगे। मैंने पहले बताया ये थर्ड पॉइंट था जो मैंने एक्सप्लेन किया कि वो उसकी डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय करता है। कौन? मेटल के पास पाए जाने वाले जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उसकी इक्वलेंट ऑफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय करेगा जो पॉइंट चार्ज वाला जो लिगेंड आएगा। मैंने कहा ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको ऑर्बिटल नहीं शो करना होगा। पार्टिसिपेट का मतलब मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटलों में इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेटल के ऑर्बिटल में लिगेंड का जो पॉइंट चार्ज है वो अफेक्ट जरूर करेगा।
इसे समझने के लिए हम एक ऑर्बिटल डायग्राम आपको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी देर में भी दिखाएंगे। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल्स में, और 5 ऑर्बिटल में से आप लोग सभी जानते होंगे 3 ऑर्बिटल्स को हम डी एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स कहते हैं, और बाकी 2 ऑर्बिटल्स को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं। अभी आप देख लीजिए सभी की एनर्जी इक्वल है, ये मेटल आयन का है, लेकिन जब इसमें कौन आएगा, लिगेंड आएगा, लिगेंड का पॉइंट चार्ज आएगा, तो ये 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। कहाँ से? एक तो ये अलग बनेगा जिसे आप क्या कहते हैं, T2G कहते हैं, और ये जो है 2 ऑर्बिटल का जो ग्रुप है वो कहलाएगा आपका EG। ये 2 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। कब? जब कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी कौन आएगा, लिगेंड इंटर करेगा मेटल के पास, तो उनके ऑर्बिटलों को स्प्लिट कर देता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितना स्प्लिट करेगा और कैसा स्प्लिट करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके आने वाले लिगेंड पर, ये याद रखना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा सा इंटरेक्शन दिखाई जरूर देगा। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा जो कुछ पर्टिकुलर और फीचर्स हैं इसके, जो पोस्टुलेट्स हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला ये, अ कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय वेरियस लिगेंड। पर्टिकुलर जब भी कोई आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स के जो कॉम्बिनेशन मिलेंगे उसमें सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग लिगेंड मिलेंगे। जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूं मैं, मान लो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए डी ऑर्बिटल के पूरे ऑर्बिटल मान लो आते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे कि अगर वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की तरफ शेप करता है, जाता है, तो उसके 4 ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं, और 2 ऑर्बिटल जो है वो कहाँ होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये चारों ऑर्बिटल प्लेन में है, ये चारों ऑर्बिटल प्लेन में है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, याद रखेंगे ना, इस पे भी अब आगे चर्चा करेंगे। और the ligand of in the complexes to be considered are either negatively charged ion like fluoride and cyanide, or neutral molecule like H2O and NH3 which have a dipole such the negative ion is the closest to the central metal ion। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल के करीब आने वाला लिगेंड है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होगा। जैसे हमने बताया आपको, इसमें एक साइनाइड आता है माइनस चार्ज और एक फ्लोराइड आता है माइनस चार्ज। इन दोनों के डाइपोल मोमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इसका माइनस चार्ज है। लेकिन अगर किसी में माइनस चार्ज नहीं है, लाइक कौन, H2O और एक NH3, तो अगर H2O और NH3 में कोई चार्ज नहीं है, तब भी आपको पता होगा कि इन दोनों में डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और इसलिए भी ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो जब ये सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जितने ज्यादा चार्ज वाला होता है, डाइपोल मोमेंट वाला होता है, वो मेटल आयन के ऑर्बिटलों के उतना ही क्लोज जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मेटल आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, वो पास जाना चाहेगा जितना वो मेटल आयन के आसपास जा सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो हायर डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उतने ही क्लोज होते हैं मेटल आयन के, जितना उसके पास डाइपोल मोमेंट मिलेगा। साथ में अगला आता है, द अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स इज रिगार्डेड एज अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच पाया जाने वाला बॉन्ड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, विद्युत स्थिर विद्युत बल पाया जाता है, उनके बीच कोई भी वैलेंस बॉन्ड जैसे या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की कोई कंसेप्ट नहीं आता। द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द कैटायन एंड दोज ऑफ द लिगेंड इज अ प्योरली रिपल्सिव। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि जो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के बीच कैटायन में उसके, और लिगेंड के जो चार्ज होंगे, लिगेंड के आपस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी के कारण उसमें आती है रिपल्सिव प्रॉपर्टी। इससे थोड़ा सा समझते हैं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको पता होगा कि ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये याद रखिएगा, और ये सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि आपको पता होगा कि जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में आपने सुना होगा, ऑर्बिटल का डेफिनेशन सुना होगा, ऑर्बिटल वो होते हैं जो 3 डायमेंशन में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं सबसे अधिक होगी। तो इसका मतलब ये होगा
कि अगर वहां पे वो वैकेंट है, इसका मतलब ये है कि वैकेंट ऑर्बिटल में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद जो खाली स्पेस बचा हुआ है वहां पे कौन सा चार्ज मिलेगा आपको, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाला लिगेंड है जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो इन जगहों पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, प्लस चार्ज है। और उसके बाद जो खाली स्पेस बच गया है वहां पे मेटल आयन में माइनस चार्ज होने की संभावना या इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज्यादा होगी, तो वहां पर रिपल्सन प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो वो बीच वाले जगह में नहीं जाना चाहेगा, वो केवल ऐसे जगह पे जाना चाहेगा जहां पर आपको क्या दिखाई देगा, केवल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। तो अ, आप देखेंगे कि जो भी ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्टाडेल स्ट्रक्चर बनने की संभावना है या अटैक उन जगहों पे करेंगे जहां पर उसके प्लस आयन आने की संभावना होगी, जो भी पॉइंट चार्ज वाले नेगेटिव आयंस होंगे। It is this repulsive force that is the responsible for causing of splitting of the d orbital metal cation into two groups like T2G and EG। इसी रिपल्सन प्रॉपर्टी कारण वो दो ऑर्बिटलों को स्प्लिट कर देता है। अच्छा, इससे एक और तरीके से मैं समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। आपने डी के सारे ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर जानते हैं सभी बच्चे? जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं डी ऑर्बिटल के सभी स्ट्रक्चर जानते होंगे। उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो आता है वो है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, और तीसरा होता है डी जेड एक्स। और दो और ऑर्बिटल मिलेंगे, डी माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। कौन कलम में कुछ पूछ जानकारी देंगे कि डी वाई डी ऑर्बिटल जो है वो कैसे होते हैं, नॉन एक्सेल का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, और ये माइनस वाई स्क्वायर जो रहता है और जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स में होते हैं। अच्छे समझिएगा इसको, किसमें होते हैं, एक्सिस में होंगे। और एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स क्या होंगे, नॉन एक्सियल होंगे, मतलब एक्सिस के बीच में। क्लियर है? कहाँ पे रहेंगे, एक्सिस के बीच में। इसका सब मैं आपको जो अपने मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको लिखने को लिख लीजिए। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा सबसे पहले वाला, दिखाई में चार प्लेन में होगा, एक ऊपर एक नीचे होगा। इसने को बता रहा हूँ, चार प्लेन में जो होगा वो कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ? चार प्लेन में मतलब समझ रहे ना, एक्स और वाई एक्सेस की तरफ जो ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, ये सभी कौन से ऑर्बिटल से गेट हुए हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। क्लियर हुआ? एक्सेस में है। और इसके ठीक लंब दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा है, जेड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामने वाला लिगेंड आएगा वो उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, उसकी जिसकी तरफ वो आएगा। मैंने आपको बताया कि आने वाला जो ऑर्बिटल मिलेगा, जो क्या मिलेगा, लिगेंड आएगा, वो लिगेंड एक्सेस में आ रहा है ऑक्टाहेड्रल के, और एक्सेस में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो उसकी एनर्जी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिपल्स कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, उसे इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने के कारण उसकी एनर्जी अचानक अचानक उसकी एनर्जी बढ़ेगी और किधर जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। और किसकी एनर्जी डाउन होगी, जो नॉन एक्सियल में पाए जाते हैं। कौन कौन नॉन एक्सियल में मिलेंगे आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। उसकी एनर्जी अचानक क्या होगी, डाउन होगी। याद रखना, उसकी एनर्जी डाउन नहीं हो रही है एक्चुअल में। ये ग्राउंड स्टेट से जब अगली वाली स्टेट में गया एक्साइटेड में, उसके बाद जो स्प्लिटिंग होगी उसमें हायर एनर्जी की तरफ कौन जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे ऑर्बिटल एक्सियल होने के कारण वो एक्सियल वाले ऑर्बिटलों की एनर्जी को इंक्रीज करता है, क्योंकि रिपल्स कर रहा है, और उनको डिक्रीज करेगा जिनमें एनर्जी नॉन एक्सियल में पाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग कहलाता है। यही स्प्लिटिंग जो प्रोसेस रहता है वो
थ्योरी का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सबसे बेसिक है, ये याद रखना, ठीक है। और इसमें दो भागों में बढ़ जाता है, ईजी ऊपर जाएगा, याद रख दिखाओ किसका था, ऑक्टाहेड्रल का था, वो याद रखना हमेशा। ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी इंक्रीज ऊपर और T2G इधर दिखाई देगा आपको, नीचे दिखाई देगा। द स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द वेदर द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर वे अराउंड सेंट्रल आयन। दिस इफेक्ट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो अभी आपने जो मैंने आपको बताया कि आयन के से जो डीजेनरेसी समाप्त हुई है, इक्वल एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है। यह जो CFT थ्योरी का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। मैं टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के बारे में भी बात करूंगा, अगले पॉइंट जो हमारे आएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिस पर हम चर्चा करेंगे उस पर मैं इस पे बात करूंगा। क्लियर है, ये इसके बेसिक पॉस्टुलेट है, जो मैंने पॉस्टुलेट सारे बताए वो सभी पॉस्टुलेट जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट्स में काउंट होते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, एक दो पॉइंट्स और बचे हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आयन आर repelled by the negative field of the ligand and therefore the metal electrons will occupy those d orbitals which have their lobes farthest way from the direction of the ligand। डायरेक्शन जो ligand के डायरेक्शन से आने वाले जो ligand है उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो रिपल्स करते हैं। तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिधर वो रिपल्स, उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी डाउन, मतलब इसमें dx² माइनस वाई सॉरी dxy dz। और in this theory the covalent character of the bond between metal and ligand is not taken into account। मैंने पहले बता दिया था कि इसमें मेटल और ligand के बीच पाया जाने वाला जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। दिस थ्योरी डज नॉट परमिट द इलेक्ट्रॉन टू इंटर द मेटल ऑर्बिटल। ये परमिट नहीं करता कि वो मेटल के ऑर्बिटल में इंटर करे, वो केवल रिपल्ड करता है, याद रखना इसको। इट मींस दैट इज नॉट कंसिडर एनी ओवरलैप। याद ये रखना कि यहाँ पे लिगेंड का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कहाँ पे, मेटल के ऑर्बिटल में। ये याद रखना कि लिगेंड का इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऑर्बिटल में ही रहेगा, वो केवल मेटल के ऑर्बिटल, मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाएगा, उसी फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, ना कि मेटल ऑर्बिटल के ब्लैंक ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये हमेशा याद रखना, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। द नंबर ऑफ लिगेंड और देयर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल आयन विल डिटरमाइन द क्रिस्टल फील्ड। ये डिपेंड करेगा कि आने वाला जो आपका लिगेंड है वो कितना है और किस फील्ड में आ रहा है, तब उसका जो क्रिस्टल फील्ड डिजाइन होगा। ये सभी के सभी कंसेप्ट किस में आते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत आने वाले कंसेप्ट है, ये बता चुका था। अगला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मैं पहले बता चुका था कि इससे पहले जो मैंने आपको ऑर्बिटल बताया था वो ऑक्टाहेड्रल का था। मैं एक एग्जांपल आपको टेट्राहेड्रल का बताता हूँ। टेट्राहेड्रल में ऑर्बिटल कैसा रहता है, आपने देखा होगा, एक दूसरे से कितने एंगल में रहते हैं, ये 104 डिग्री, 104.5 कुछ रहता है, याद होगा आपको। इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल के सारे ऑर्बिटल जो होते हैं, टेट्राहेड्रल का सारा ऑर्बिटल, अच्छा सुनिएगा, टेट्राहेड्रल के सारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो सभी के सभी नॉन एक्सियल में पाए जाते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल के सारे ऑर्बिटल किसमें होते हैं, एक्सियल में। तो लिगेंड जो आया उसने एक्सियल एक्सिस में आने वाले ऑर्बिटलों में रिपल्शन के कारण उसकी इंक्रीज हुई एनर्जी, इसलिए ऑक्टाहेड्रल में Eg ऊपर आता है और T2G नीचे आ जाता है। लेकिन टेट्राहेड्रल में सारे ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, नॉन एक्सियल में होता है, और नॉन एक्सियल में होने के कारण जब नॉन एक्सियल में कोई लिगेंड इंटर करेगा नेगेटिव चार्ज के कारण, तो किसकी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की। तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन है, dxy dyz, और तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पाया जाएगी ऑक्टाहेड्रल में, उसमें T2G कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, कहाँ मिलेगा आपको T2G ऊपर, और Eg कहाँ मिलेगा आपको नीचे। क्यों, समझ में आप, क्योंकि लिगेंड ने किसकी एनर्जी को इंक्रीज किया, रिपल्स किसको किया, नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल कौन कौन है, dxy dyz और dzx। इनकी एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और किसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, dx² माइनस y² और dz²। ये दोनों में अपोजिट पाया जाता है, हमेशा इसे याद रखना। किसमें किसमें, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में आपको हमेशा से T2G ऊपर दिखाई देगा और Eg कहाँ दिखाई देगा,
नीचे दिखाई देगा। तो इसमें पाया जाने वाली स्प्लिटिंग कुछ इस प्रकार का रहता है। ये किसमें बता रहा हूं मैं आपको, टेट्राहेड्रल का। अब तीसरा स्प्लिटिंग जो बचता है वो कहलाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या रहेगा आपको ये देख लीजिए, चारों के चारों ऑर्बिट कहाँ रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। आपने देखा होगा आपको प्लेन में। तो प्लेन में केवल कौन सा एनर्जी रहता है आपका, आपको याद होगा, प्लेन में केवल और केवल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। अच्छे समझिएगा, कौन रहता है, केवल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद थोड़ी एनर्जी हाई किसकी होगी, डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई की इसलिए हाई होती है क्योंकि एक्स और वाई जो है वो भले नॉन एक्सियल है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी एक्स और वाई के होने के कारण थोड़ी एनर्जी उनकी भी इंक्रीज होगी। और उसके बाद आएगा आपका डी जेड स्क्वायर, नोट कर लें आप इसको। और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको डी वाई जेड और डी जेड एस। सबसे ऊपर कौन रहेगा आपको, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद मिलेगा डी एक्स वाई, फिर उसके बाद मिलेगा डी जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद मिलेगा डी वाई जेड, और लास्ट मिलेगा डी जेड एक्स। ये अब अधिकतर बार पूछा गया सवाल है कि सबसे अधिकतम ऊर्जा वाला जो ऑर्बिटल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में वो कौन है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई, क्योंकि आपको पता है कि वो प्लेन में वाला ऑर्बिटल है। प्लेन वाला ऑर्बिटल है मतलब आने वाला जो लिगेंड है वो किस तरफ एरिया को रिपल करेगा, रिपल करेगा, वो है प्लेन वाला। प्लेन मतलब कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला एरिया। डी एक्स वाई पर उसका इंटरेक्शन भी थोड़ा सा रहेगा क्योंकि वो भी उससे 45 डिग्री पर है। बाकी जो है तीन ऑर्बिटल उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन सीक्वेंस याद रखना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई, देन आफ्टर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई जेड, और लास्ट में आएगा डी जेड एक्स। ये कंसेप्ट कहलाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आज के सीएफटी थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लें, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रॉपर्टी वाला पॉइंट एक बार फिर से कौन सा वाला, कौन सा वाला, रिपल्सिव प्रॉपर्टी वाला पॉइंट बताएं वो वाला एक बार फिर से। वो इसलिए कि चलिए देखते हैं, मैंने आपको डायग्राम जो बनाया था वो आपको समझ में आया। ये डायग्राम स्क्वायर प्लेनर का है, ये डायग्राम किसका है, टेट्राहेड्रल का। और एक डायग्राम जो बनाया मैंने ऑक्टाहेड्रल का। पहले डायग्राम समझ लीजिए, आपको आसानी समझ में आएगा। जितने भी लिगेंड होते हैं सभी में डाइपोल हायर होने के कारण उसमें कौन सा चार्ज पाया जाता है, माइनस चार्ज। अच्छे समझ जाइए, क्या चार्ज मिलेगा आपको, माइनस चार्ज। क्लियर है। अब आपने एक कंसेप्ट सुना होगा ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में क्या सुना होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं सबसे क्या होगी, अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा आपका, ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑर्बिटल में ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज मिलेगा आपको, माइनस। कौन सा चार्ज मिलेगा आपको, माइनस चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये कि जब कोई लिगेंड किसी ऑर्बिटल के लोब की तरफ जाएगा, मतलब मेटल से कनेक्ट होने जाएगा, तो उसे किससे गुजरना पड़ेगा, ऑर्बिटल से गुजरना पड़ेगा। ऑर्बिटल उसके ओवर वोल्ड में, ओवर तरफ है, आउटर मोस्ट में है। तो आउटर मोस्ट में जो भी ऑर्बिटल जो है उस एक्सेस में पड़ेगा, एक्सेस के साथ वो क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल क्यों कर रहा है, क्योंकि लिगेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें हायर डाइपोल मोमेंट है। और आपने ऑर्बिटल का कंसेप्ट सुना होगा कि जिस भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। इसमें ऑर्बिटल कंसेप्ट बस आएगा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं आएगी, रखना। तो इसलिए वो केवल उसी ऑर्बिटल को रिपल करेगा जो उस एक्सेस में आता है। ऑक्टाहेड्रल में सारा एक्सियल होगा, टेट्राहेड्रल में पूरे नॉन एक्सियल होंगे। तो नॉन एक्सियल में जो भी ऑर्बिटल मिलेगा उधर मेटल को अट्रैक्ट होने जाएगा, तो सबसे पहले वो किससे होके गुजरेगा, ऑर्बिटल से। तो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करवा के किधर किससे कनेक्ट होगा, मेटल से कनेक्ट होगा। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है लिगेंड के और रिपल्सन के, ठीक है। और कुछ, हेलो हेलो, और कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ पूछिए। हेलो, टाइम हो गया, फिर आज की क्लास को ओवर करते हैं। स्प्लिटिंग पर एक और चर्चा होगी, एक और क्लास बचा हुआ, अभी सीएफटी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पोर्शन बचा है, मैंने कंटिन्यू किया है। कल की क्लास